गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एएनएम फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल जो है लगभग कॉलेजेज में हो चुका है। तो अब जो है बारी है सेकेंड ईयर की, क्योंकि सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम जो है जल्दी होने वाली है। तो हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर का जो है थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका अब करेंगे एमसीक्यू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है 10 से 15 नंबर का। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है आप लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी थ्योरी पढ़े होंगे उनको तो अच्छे से आ ही रहा होगा इनका सारा एमसीक्यू का आंसर। तो आप लोग फटाफट आंसर का क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक सामान्य महिला में मासिक चक्र की सामान्य अवधि कितने दिनों की होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है 15 दिन, बी में है 28 दिन, सी में है 40 दिन, डी में है 45 दिन। तो एक सामान्य महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो सामान्य पीरियड होती है वो होती है 28 दिन की, यानी कि 28 दिन में है जो फिर से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी लड़की में पहली बार मासिक धर्म शुरू होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये भी आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा कि जब किशोरा अवस्था में, यानी कि फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है मोनोपॉज, बी में है मेनार्की, सी में है एमेनोरिया, डी में है डिसमेनोरिया। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेनार्की हो जाएगा। जब किसी लड़की में पहली बार मासिक धर्म शुरू होती है तो उस प्रोसेस को मेनार्की कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के बाद होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव जिसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज में कितने ml से अधिक खून बह जाता है, बताइए। और एक क्वेश्चन और भी कि पीपीएच का फुल फॉर्म जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पीपीएच का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, पोस्टपार्टम हेमोरेज, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया है 100 ml, बी में है 200 ml, सी में है 500 ml, डी में है 300 ml। तो प्रसव के बाद जो पीपीएच होती है उस टाइम जो है 500 ml से अधिक खून जो है बह जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक चक्र के दौरान अंडाणु के निकलने का समय सामान्यतः कब होता है। ऑप्शन ए में है अगले मासिक धर्म शुरू होने से 14 दिन पहले, बी में है मासिक धर्म के पहले दिन, सी में है मासिक धर्म के आखिरी दिन, डी में है हर 7 दिन बाद। तो जब मासिक चक्र के दौरान अंडाणु के निकलने का जो समय होता है जनरली वो होता है अगले मासिक धर्म शुरू होने से 14 दिन पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म का अस्थायी रूप से रुक जाना क्या कहलाता है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है महिला तो उस दौरान उसका मासिक धर्म जो है टेम्परेरी रूप से रुक जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है ओलिगोमेनोरिया, बी में है मेनोरेजिया, सी में फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, डी में है पॉलीमेनोरिया। तो यहाँ पे गर्भावस्था के दौरान जब मासिक धर्म का अस्थायी रूप से जो रुक जाता है उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मासिक धर्म के समय होने वाले बहुत तेज पेट दर्द को मेडिकल भाषा में क्या कहा जाता है। वैसे तो सामान्य लड़की को पता ही होगा कि जब मासिक धर्म में आती हैं, पीरियड्स में होती हैं, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेट दर्द करता है और बहुत को सामान्य भी दर्द करता है, बहुत को बहुत तेज़ दर्द होती है। तो बहुत तेज़ दर्द होती है उसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है डिसमेनोरिया, बी में है एमेनोरिया, सी में है मेनोपॉज, डी में है मेट्रोरेजिया। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि जब पीरियड्स में बहुत तेज पेट दर्द होती है तो उसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है डिसमेनोरिया। उसको क्या कहा जाता है, डिसमेनोरिया कहा जाता है। अब आप लोग अब से बोलोगे कि डिसमेनोरिया हो रहा है, ये नहीं बोलना है कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है पीरियड्स में, ये बोलना है कि डिसमेनोरिया हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रसव से पहले होने वाले रक्तस्राव का मुख्य कारण क्या हो सकता है। यानी एपीएच के दौरान, एपीएच से पहले जो ब्लीडिंग होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शन ए में प्लेसेंटा प्रीविया, बी में है एनीमिया, सी में है गर्भाशय की कमजोरी, डी में है डिहाइड्रेशन।
तो एंटीपार्टम हेमरेज का जो मुख्य कारण होता है वो होता है प्लेसेंटा प्रीविया। वो क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में आप क्या जानते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? तो आपको बताना है कि प्रसव से पहले जो होने वाला रक्तस्राव होता है उसी को कहा जाता है प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि महिलाओं में लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र में मासिक धर्म का हमेशा के लिए बंद हो जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है प्यूबर्टी, बी में है मेनार्की, सी में है मोनोपॉज या रजोनिवृत्ति, डी में है डिस्पारेनिया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि जब महिला की उम्र लगभग 45 से 50 हो जाती है तो उस टाइम उनका मासिक धर्म जो है हमेशा के लिए बंद हो जाता है, तो उसको कहा जाता है मेनोपॉज। उसको क्या कहा जाता है? मेनोपॉज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीएच को रोकने और गर्भाशय को सिकोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन इंजेक्शन सबसे पहले दिया जाता है? ऑप्शन ए में है इंसुलिन, बी में है ऑक्सीटोसिन, सी में है प्रोजेस्टेरॉन, डी में है एस्ट्रोजेन। तो पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकने को और गर्भाशय को सिकोड़ने के लिए जो एक हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है, एक हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है, उस इंजेक्शन का नाम यहाँ पे पूछ रहा है, तो उस इंजेक्शन का नाम हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय की दीवार, जिसको इंग्लिश में एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय की दीवार का टूटकर बहना किस हार्मोन के स्तर में कमी का कारण होता है? ऑप्शन ए में है प्रोजेस्टेरॉन, बी में है थायरॉक्सिन, सी में है ग्रोथ हार्मोन, डी में है प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरॉन। मासिक चक्र के दौरान जब एंडोमेट्रियम का टूटकर बहना जो होता है वो किस हार्मोन के स्तर में कमी का कारण होता है? तो वो हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महिला को मासिक धर्म के दौरान बहुत अधिक मात्रा में या लंबे समय से 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में हाइपोपोमेनेरिया, सी में है मेनोरेजिया, सी में क्रिप्टोमेनेरिया, डी में ओलिगोमेनेरिया। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि जब एक महिला को मासिक धर्म के दौरान यानी कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत अधिक मात्रा में या लंबे समय से ब्लीडिंग होती है यानी कि 80 ml से ज़्यादा होती है, तो उसको एक नाम दिया जाता है मेनोरेजिया का। ठीक है, उसको क्या नाम दिया जाता है? मेनोरेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के बाद पहले 24 घंटे के भीतर होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहा जाता है? प्रसव के बाद बोल रहा है, प्रसव के बाद यानी कि बेबी हो जाने के बाद 24 घंटे के भीतर जो होने वाली बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है प्राइमरी पीपीएच, बी में है सेकेंडरी पीपीएच, सी में है थर्ड स्टेज पीपीएच और डी में है एपीएच। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी पीपीएच। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी पीपीएच में क्या होता है कि प्रसव के बाद 24 घंटे के भीतर बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी पीपीएच कब होता है? ऑप्शन ए में है प्रसव के तुरंत बाद, बी में है प्रसव के 24 घंटे बाद से लेकर 12 सप्ताह के भीतर, सी में गर्भावस्था के 20 सप्ताह से पहले, डी में है केवल प्रसव के दौरान। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि सेकेंडरी पीपीएच में जो होता है प्रसव के 24 घंटे के बाद से लेकर के 12 सप्ताह के भीतर तक उसको ब्लीडिंग होती है, उसी को कहा जाता है सेकेंडरी पीपीएच। और प्राइमरी पीपीएच क्या होगा कि प्रसव के बाद 24 घंटे के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो प्राइमरी पीपीएच होती है। नेक्स्ट है कि प्रसव के बाद गर्भाशय का अपने पुराने आकार और स्थिति में न लौट पाना क्या कहलाता है, जो पीपीएच का मुख्य कारण भी है? ऑप्शन ए में है सब इन्वोल्यूशन, बी में है इन्वोल्यूशन, सी में है ओव्यूलेशन, डी में है कॉन्सेप्शन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि प्रसव के बाद जो गर्भाशय का अपने पुराने साइज़ और कंडीशन में ना लौट पाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सब इन्वोल्यूशन। क्या हो जाएगा? सब इन्वोल्यूशन, जो कि पीपीएच का एक मुख्य कारण भी माना जाता है। नेक्स्ट है पीपीएच के प्रबंधन यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज के मैनेजमेंट में एक एएनएम द्वारा सबसे पहला और मुख्य नर्सिंग कार्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में है बेड रेस्ट देना, बी में है फंडल मसाज, गर्भाशय की मालिश, सी में है तुरंत खून चढ़ाने की तैयारी करना, डी में है मरीज को सोने की सलाह देना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फंडल मसाज, गर्भाशय की मालिश। पीपीएच मैनेजमेंट में एएनएम द्वारा सबसे पहला और मुख्य नर्सिंग
वर्क यही होना चाहिए कि फंडल मसाज करे, गर्भाशय की मालिश करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान बिना किसी दर्द और बिना किसी बाहरी कारण के अचानक चमकीला लाल रक्तस्राव होना किसकी मुख्य पहचान है? ऑप्शन ए में है एब्रप्शन प्लासेंटा, बी में है प्लासेंटा प्रीविया, सी में है गर्भपात, डी में है सामान्य प्रसव। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि गर्भावस्था के दौरान जब बिना किसी दर्द के, मतलब पेन नहीं हो रहा है, पेनलेस है, और बिना किसी बाहरी कारण के अचानक चमकीला लाल ब्लीडिंग होना लगता है, तो वो जो है मुख्य पहचान होती है प्लेसेंटा प्रीविया की। किसकी पहचान होती है? प्लेसेंटा प्रीविया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का ध्यान न रखने से मुख्य रूप से कौन सा संक्रमण होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन ए में है प्रजनन मार्ग का संक्रमण, बी में है श्वसन तंत्र का संक्रमण, सी में हेपेटाइटिस बी, डी में है मलेरिया। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि मासिक धर्म के दौरान जो स्वच्छता को ध्यान में नहीं रखती है और उसका मुख्य रूप से जो एक इन्फेक्शन हो जाती है, वो इन्फेक्शन होता है प्रजनन मार्ग का संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि आरटीआई हो जाता है। यहाँ पे आप लोग आरटीआई का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एग्जाम में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक रक्तस्राव में रोगी के अचानक ब्लड प्रेशर का कम होना और नाड़ी की दर का बहुत तेज होना किस स्थिति को दर्शाता है? यानी कि जब पीपीएच हो रहा है रोगी में, उस टाइम अचानक से बीपी का कम हो जाना और पल्स रेट का बहुत तेज हो जाना, वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए में है तेज बुखार, बी में है शॉक, सी में हाइपरटेंशन, डी में है सामान्य स्थिति। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि शॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमेनोरिया का क्या अर्थ है? बताइए आप लोग कि एमेनोरिया का क्या अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन ए में है मासिक धर्म का पूरी तरीके से अनुपस्थित होना, बी में है बहुत अधिक रक्तस्राव होना, सी में अत्यधिक दर्दनाक मासिक धर्म, डी में है जल्दी जल्दी मासिक चक्र का आना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि एमोनेरिया का जो अर्थ होता है वो होता है मासिक धर्म का पूरी तरीके से अनुपस्थित होना, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एमोनेरिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीपीएच की रोकथाम के लिए प्रसव के तीसरे चरण से सक्रिय प्रबंधन के दौरान शिशु के जन्म के समय कितने समय के लिए भीतर ऑक्सीटोसिन दवा देनी चाहिए? ऑप्शन ए में है 1 मिनट के भीतर, बी में है 10 मिनट के भीतर, सी में है 30 मिनट के भीतर, डी में है 1 घंटे के अंदर। तो पीपीएच की रोकथाम के लिए प्रसव का जो तीसरा चरण होता है, जिसमें सक्रिय प्रबंधन के दौरान शिशु के जन्म के जो है 1 मिनट के भीतर ऑक्सीटोसिन दवा देनी चाहिए। कितने मिनट के भीतर? 1 मिनट के भीतर जो है ऑक्सीटोसिन दवा देनी चाहिए। तो बताइए आप लोग 20 क्वेश्चन में आपका कुल कितना क्वेश्चन सही हुआ? और अगर आप अभी तक थ्योरी वीडियो नहीं पढ़े हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, एएनएम सेकेंड ईयर का थ्योरी क्लासेस पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का फिर से टेस्ट लगाइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर के थ्योरी एमसीक्यू। ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।